हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 4 और 6 मार्क्स के। और कौन सी बुक के? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, यानी बुक फर्स्ट की। तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनालाइज हाउ द गोरबाचेव पॉलिसीज ऑफ ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस एंड पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग कंट्रीब्यूटेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो कह रहा है कि जो गोरबाचेव की जो पॉलिसीज थी, ये कैसे, इन पॉलिसीज ने कैसे हेल्प की यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने में। तो आओ, ग्लासनोस्ट का मतलब क्या था? ओपननेस। ओपननेस माने कि पॉलिटिकल ओपननेस देना, लोगों को अपनी ओपिनियन रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देनी है। तो इससे क्या हुआ? इट इंक्रीज पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर। सिस्टमैटिक फेलियर मतलब वो फेलियर जहाँ पे लोगों की एस्पिरेशंस को अचीव ना किया जाए, उनकी बातों को ना सुना जाए, तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक फेलियर। वो सिस्टम फेल हो गया लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करने में, लीडिंग टू द डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पॉपुलेशन। प्रेस्टोरी का क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग। इट एम टू रिफॉर्म द इकोनॉमी बट डिसरप्टेड द सेंट्रल कंट्रोल विदाउट एनी क्लियर अल्टरनेटिव, डीपनिंग द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यानी प्रेस्टोरिया का मतलब क्या था कि जो पहले स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी ना, उसको अब मार्केट कंट्रोल करना है, थोड़ा सा ओपन करना है, कि प्राइवेट एंटिटी की ओनरशिप को भी एनकरेज करना है। बट उससे क्या हुआ कि आपने रिस्ट्रक्चरिंग तो करना शुरू कर दिया, बट जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल अथॉरिटी का जो कंट्रोल था वो भी वीक हो गया, और उससे जो सिस्टम चल रहा था वो भी तहस नहस हो गया। तो क्या लिखा है? दीज रिफॉर्म लूजन द स्टेट ग्रिप एंड अनलिश नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल फोर्सेस बियॉन्ड द कंट्रोल। यानी इन रिफॉर्म्स ने क्या हुआ कि जो लोगों की डिमांड चल रही थी कि हमें तो सेपरेट नेशन चाहिए, हमें आपसे अलग होना, वो डिमांड्स और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, और उससे क्या हो गया? यूएसआर की डिसइंटीग्रेशन और फास्ट हो गया। और ये याद रखना कि यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन में सबसे पहले 3 कंट्रीज ने ये डिक्लेरेशन किया कि यूएसआर खत्म हो गया। और वो कंट्रीज कौन कौन सी थी? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये 1991 में डिक्लेयर करते हैं कि यूएसआर इज डिसबैंड। अगला क्या है कि सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कंसिक्वेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उन फैक्टर्स को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, जस्टिफाई कीजिए उस स्टेटमेंट को। तो क्या है वो फैक्टर्स? द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इंटरनल वीकनेस क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? कि लोगों के पास चॉइसेस नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? कि लोगों के पास इकोनॉमिक चॉइसेस नहीं है, कि जैसा चल रहा है वही सबको मिलेगा, भले ही कोई ज़्यादा मेहनत करे या कम मेहनत करे। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो जाना, कि आर्थिक मंदी टाइप आ गई है, कि अब आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर लेड टू द सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज, कि जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनका भी शॉर्टेज होने लगा है, कंज्यूम करने वाली चीज़ों का भी शॉर्टेज होने लगा है। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में स्टैग्नेंट हो जाना मतलब कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोगों के बारे में क्या सही है और क्या बेकार है, बस वो अपना काम करे जा रहे हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाए जा रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में स्टैग्नेंट होने का मतलब क्या होता है? कि जब आप अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना दे, फ्रीडम ऑफ चॉइस ना दे, तो उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल स्टैग्नेंट हो जाना। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन द ईस्टर्न यूरोप। तो जो ईस्टर्न यूरोप के स्टेट थे जिनको फासिस्ट फोर्सेज से रिलीज किया था यूएसआर ने, तो उनको अपने साथ रखने के लिए उनके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, कि भैया वो हमारे साथ रहे। उनके साथ रहने से क्या फ़ायदा था? कि आप वेस्टर्न यूरोप पे एक नज़र रख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट फोर्सेस को आने से रोक सकते हैं ईस्टर्न यूरोप एंड यूएसआर की तरफ। अगला क्या है कि व्हेन गोरबाचेव बिकेम द प्रेसिडेंट ही कैरिड आउट रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जैसे ही गोरबाचेव प्रेसिडेंट बनते हैं, और गोरबाचेव कब बनते हैं प्रेसिडेंट? 1985 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं। डेट याद होनी चाहिए कि 1985 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो प्रेस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट के रिफॉर्म लेके आते हैं। उस रिफॉर्म से चीज़ें और फास्ट हो जाती है, लोगों के अंदर और नेशनलिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाती है कि भैया हमें तो अलग ही होना है, हम अलग होकर ही सही हो पाएंगे। आगे क्या लिखा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डिस्क्राइब द मिरेकल ऑफ हान रिवर। हान रिवर कहाँ पे है? हान रिवर साउथ कोरिया में आती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ साउथ कोरिया, तो क्या है कि बिटवीन 1960s एंड द 80s साउथ कोरिया रैपिडली डेवलप इनटू इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज द मिरेकल ऑफ हान रिवर। यानी उस रिवर के अराउंड ही इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, सिग्नलिंग साउथ कोरिया ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा किया, एजुकेशन डेवलपमेंट भी हुआ, तो उसी को बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट होना। और सिर्फ सोसाइटी के एक ही सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोसाइटी में रहने वाले मल्टीपल सेक्शंस को उस डेवलपमेंट का एक आउटपुट, एक रिजल्ट उन तक पहुंचा। इट बिकेम द मेंबर ऑफ OECD इन 1996। In 2070, its economy was 11th largest in the world and its military expenditure was the 10th largest. Highlight any four major policy decisions taken by the Chinese leadership after the 1970s, which modernization for the modernization of China.
अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना मतलब कि चाइना को ये समझ आ गया था कि अगर हम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी पे ही चलते रहे तो जो हाल यूएसआर के साथ हो रहा है इन फ्यूचर वही हमारे साथ होगा। तो उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया। उन्होंने शॉक थेरेपी वाला प्लान नहीं अडोप्ट किया कि एकदम से सारी चीज़ें खोल देना। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया, ठीक है, और स्टेट कंट्रोल को मेंटेन रखा। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर मॉडर्नाइजेशन, कहाँ कहाँ पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, प्रपोज बाय द प्रीमियर जोउ एनलाइन इन 1973। ओपन डोर पॉलिसी कब आती है? ओपन डोर पॉलिसी आती है डेंग जियाओपिंग के द्वारा 1978 में विद इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अब जो फॉरेन कंट्रीज की कैपिटल है यानी जो करेंसी है उसको हम चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट करके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स where the foreign investor could set up the enterprise. China introduced market economy with step-by-step strategy of privatization of agriculture. Agriculture का privatization कब होता है? 1982 में, followed by the privatization of industries in 1998. तो privatization कब होता है? 1982 में, याद रखना है। एक्सप्लेन द रीजन दैट लेड टू द नेशनल जुबिलियन इन इंडिया। नेशनल जुबिलेशन मतलब कि हाँ एक खुशी का वो माहौल। नेशनल जुबिलेशन इन इंडिया आफ्टर द 1971 वॉर विद द पाकिस्तान। तो जैसे 1971 का इलेक्शन होता है, एक तो 1971 के इलेक्शन में क्या होता है, जब हम दूसरी बुक कवर करेंगे तो कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो आती है वो फुल मेजोरिटी के साथ आती है। जो उनका डिपेंडेंस था कांग्रेस के ओल्ड स्टॉलवार्ट पे वो खत्म हो जाता है, जो पुराने लीडर्स थे कामराज वगैरह, और वो अपने आप में एक नया नेता उभर के आती हैं, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। और जैसे ही वो इलेक्शन खत्म होते हैं विनर होके आती हैं, इधर ईस्ट पाकिस्तान में वॉर शुरू हो जाती है। सून आफ्टर द 1971 इलेक्शन अ मेजर क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। द क्राइसिस वाज फॉलोड बाय द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 के इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर होता है। इंडिया हैड डिसाइसिव विक्ट्री, इंडिया बहुत अच्छी तरह से जीतती है और एक नए देश को जन्म देती है जो है बांग्लादेश। In that war, Pakistan forces were forced to surrender in front of the Indian forces. With the independence of Bangladesh, India was seen as a superpower in South Asia. टोटल साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। तो कह रहे हैं कि साउथ जैसे ही एक नया देश उभर के आता है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, तो इंडिया बिहेव लाइक अ सुपर पावर इन साउथ एशिया दैट कुड इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज ऑफ द रीजन। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी, कि भैया पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पा रही है? कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाता है। ये सबसे पहले कौन है? जनरल आयूब खान, उनके बाद जनरल याया खान, फिर आते हैं कौन? फिर आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर आ जाते हैं जिया उलक, फिर आ जाते हैं बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, फिर आ जाते हैं परवेज मुशर्रफ। तो ये ट्रांजिशन चलता रहता है। इसी के रीजन बताने की ट्रांजिशन क्यों है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, यानी समाज में मिलिट्री को की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, पकड़ है, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनका से बहुत ज़्यादा है। द मिलिट्री क्लर्की, क्लर्की यानी जो हेड्स होते हैं, रिलीजियस हेड्स जो होते हैं, क्लर्की, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, भूमि, जिन्हें जमींदार कहते हैं। लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। Pakistan's conflict with India have made a pro-military group more powerful and have justified the army stay in power. तो जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया इंडिया से वॉर होगा, इंडिया से फाइट होगी, तो सिर्फ मिलिट्री ही है जो पाकिस्तान की जनता को बचा सकती है। वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो करप्ट है, वो आपको सेफ नहीं कर पाएगी। वो एक फियर दे देते हैं पब्लिक के मन में, और फियर के वजह से वो क्या करते हैं कि अपने रूल को जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वही आपकी सोल प्रोटेक्टर है, उसके अलावा आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इंडिया से। The USA and the other Western countries have encouraged the military authoritarian rule due to the fear of global Islamic terrorism. यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज क्यों वहाँ पे मिलिट्री रूल को प्रमोट करते हैं? उन्हें लगता है कि अगर मिलिट्री रूल रहेगा तो हम वहाँ के जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फियर दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप। तो उन्हें भी लगता है कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो उस टाइम पे टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, न्यूक्लियर बम के लगने के ज़्यादा चांसेस कि उनको मिल जाए। बट अगर वहीं पे वो कंट्रोल मिलिट्री के पास रहेगा तो हम टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं और हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनके हाथों में वो एटॉमिक बम ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शार्क हैज टेकन मेजर रीजनल इनिशिएटिव इन द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवोल्व कोऑपरेशन थ्रू थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। मल्टीलेटरल मतलब कि अलग अलग चीज़ों में मिलना, इकोनॉमी में जाना, सोशो कल्चरल इंटरेक्शन करना है। जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, तो सार्क का वो क्या है फुल फॉर्म? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
कोऑपरेशन। ठीक है, ये याद रखना है कि अब कब एस्टेब्लिश होती है, 1985 में एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो सार्क क्या, किसी भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, मेन टारगेट क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करना है, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, सोशो एंड कल्चरल इंटरेक्शन करना है। ठीक है, तो ये मेन टारगेट्स होते हैं कि उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उससे क्या होगी कि लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखना है। और वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में, दूसरी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स में हमको कोई इंटरफेयर नहीं करना। ये बातें याद रखनी, जब आसियान पढ़ेंगे तो तब अच्छा अच्छे से समझ आएगा हमको। शार्क मेंबर साइन अ साफ्टा, साफ्टा का मतलब क्या है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कब हुआ, 2004 में साइन होता है एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2006। और ये कौन सी मीटिंग में होता है, ये 12th मीटिंग में होता है, 12th मीटिंग ऑफ, ये याद रखना है एमसीक्यू में आ जाता है, 12th मीटिंग। और ये मीटिंग कहाँ पे होती है, मीटिंग होती है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान। वैसे शार्क ने अपने ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव नहीं किए क्योंकि कन्फ्लिक्ट वाला सिनेरियो रहता है कंट्रीज के बीच में। SAARC members signed SAFTA agreement in 2004, effective from 1st of January 2006, aiming to establish साउथ एशियन फ्री ट्रेड जोन। यानी फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या है कि कोई टैरिफ ना लगे, टैरिफ रिडक्शन हो जाएगा, टैरिफ में रिड्यूस हो जाएगा, टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो ट्रेड करना इजी हो जाएगा। हिट होल्ड द पोटेंशियल टू फोस्टर पीस एंड कोऑपरेशन इन द रीजन बाय प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ। कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद इस रीजन में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आए, पीस भी आए, स्टेबिलिटी भी आए। एमिड टेंशन रिलेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही टेंशन रहती है, कश्मीर इशू को लेकर, टेररिज्म को लेकर। द लीडर्स हैव मेट इन सेवरल समिट टू फर्दर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि हाँ समिट में मिलता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बात करते हैं, बट वो टारगेट कभी अचीव ढंग से हो नहीं पाता है। सेवरल बस रूट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू नेशंस, लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन द पंजाब रीजन ओवर द ईयर्स। हाईलाइट एनी फोर फैक्टर विच जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जब 1991 में डिमांड उठती है कि यूएन के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है उनके नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए, तो उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर कोफी एनन 4 क्राइटेरियाज प्रपोज करते हैं कि जब हमें किसी भी मेंबर को, वेदर इट इज अ परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर, तो उसको वो 4 क्राइटेरियाज मीट करने पड़ेंगे। अगर वो उन 4 क्राइटेरियाज को मीट करता है तो फिर हम उसको एडमिट करेंगे। तो क्या था, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर होनी चाहिए, पॉपुलेशन वाइज एक लार्ज नेशन होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए प्रमोट करे, वो एक ऐसा नेशन होना चाहिए, यूएन के बजट में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वेदर इन वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मनी और इट इज इन टर्म्स ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ये 4 क्राइटेरियाज थे, जो कंट्रीज इन 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगी वो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इंडिया इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। आ जाओ देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑल ओवर द ग्लोब and also rapidly growing economy in the recent years. India is the world's second most populous country and is home to 1/5 of the total world population. India is the regular contributor to the UN budget. इंडिया इज ऑल्सो द लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ग्रुप, यानी यहाँ पे अलग अलग तरह के, विभिन्न विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर के। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 न्यू सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, के नए नए सोर्सेज क्या है, तो अगला फर्स्ट क्या है, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एपिडेमिक्स। तो ये न्यू 4 सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। आएगा व्हाट इज ग्लोबल कॉमन, तो ग्लोबल कॉमन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की ओनरशिप नहीं है। और ग्लोबल कॉमन में टोटल 4 चीजें आती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस एंड अंटार्कटिका, ये याद होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ग्लोबल कॉमन्स पे कोई डिसीजन टेकिंग पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि भैया डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कभी एक कॉमन एजेंडा सेट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम आउटर स्पेस की बात ही करें तो डेवलप्ड कंट्रीज फट फट सैटेलाइट भेजती है, पर डेवलपिंग कंट्रीज सैटेलाइट कहाँ से भेजेगी, क्योंकि वो पैसा तो वो वेलफेयर पे लगा रही है ना। तो इसलिए दोनों के बीच में सच कोई कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पाता, वो इस क्वेश्चन में हमने आंसर दिया है। इट इज डिफिकल्ट टू अचीव कंसेंसस ऑन, कंसेंसस माने कि कॉमन राय, on the global common environmental agenda. The history of the outer space as a global common shows that management of these areas is influenced by the inequalities. The benefit of exploitative activity in the outer space are far more being equal for the present और फ्यूचर के। एक्सप्लोइटेटिव मतलब कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, जो बेचारा पीछे रह गया तो वो पीछे ही है। तो कैसे एक कॉमन ग्राउंड बने उनके लिए। अगला क्या, इवेल्युएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि आज के टाइम में हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन फास्ट फॉरवर्ड मोड में शेयर कर सकते हैं, कि यहाँ से बैठे बैठे हम मेल कर दें, व्हाट्सएप कॉल कर लें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, ट्वीट कर दें। तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ईजी हो गई, इससे क्या होगा, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, कि लोगों के पास
इंडिया में बैठे बैठे यूएसए तक की इंफॉर्मेशन है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि अगर आपको किसी जगह पे जाना है तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फायदा होता है। अब ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, एंड सोशल कल्चरल भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। इनोवेशन इन एयर ट्रैवल, शिपिंग एंड logistics have made it easier and cheaper to move goods and people across the border. This has led to the expansion of the global trade, spread of multinational cooperation and corporations and integration of international market. आगे क्या, IT रिवॉल्यूशन आ जाना। The digital revolution has enabled efficient global trade. ई कॉमर्स, अमेजोन है, आप घर पे बैठे बैठे कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज ईजी हो जा रहा है, ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन फर्दर। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम कवर करते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। हाईलाइट एनी 4 एनवायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो क्या क्या हुए हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट क्या हुए हैं, क्लाइमेट चेंज होने से हमारा सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर कैसे करना है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज बाय द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्या क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, नॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मीथेन। मीथेन क्या होती है, NH3, और इसको हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन। ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गई, मीथेन हो गई, बाकी और ज़्यादा नहीं तो हम बता देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज बाय द ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैज लेड टू द राइजिंग सी लेवल, यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि अगर हीट इंक्रीज हो रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड शिफ्टिंग इकोसिस्टम के, हम जंगलों को काट रहे हैं तो बेचारे वो पक्षी, वो जो जितने भी पेस्ट है, पेस्ट कहाँ जाएंगे वो। Climate change agreements such as Paris Agreement are central to international political discourses. अगले क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के जंगल काट दिए हमने। ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड पोल्यूशन के, हद से ज़्यादा चीज़ों का एक्सप्लोइटेशन कर लें कि हम पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड पोल्यूशन हैव रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी इज क्रिटिकल ऑफ मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि इस पूरी अर्थ पे हर किसी स्पीशी की एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई हमें लगेगा कि सिर्फ इंसान ही रह सकते हैं तो सही हो जाएगा, नहीं। एक चींटी से लेके, एक हाथी से लेके, एक लायन से लेके, एक मंकी से लेके, हर किसी की पूरी एक अपनी इंपॉर्टेंस। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, फूड चेन, तो हर किसी की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और अगर हम उसे इम्बैलेंस करेंगे, उसके बैलेंस को बिगाड़ेंगे, तो उसके इम्पैक्ट कहाँ पड़ेंगे, हमारे ऊपर ही पड़ेंगे। लीडिंग टू ग्लोबल एफर्ट्स लाइक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों काटना। लार्ज स्केल क्लियरिंग फॉरेस्ट स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है कि अगर हम अर्थ को देखें तो 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, इसके बीच के रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। ट्रॉपिकल रीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कार्बन इमिशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको घने जंगल मिलेंगे क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। एफर्ट्स लाइक RED+ प्रोग्राम एम टू मिटिगेट डिफोरेस्टेशन इम्पैक्ट। बस ये याद रखना कि क्या है कि डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए कन्वेंशन बनी है। अगला क्या है, वाटर स्कैरसिटी एंड पोल्यूशन। ओवर यूज एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैव बिकम ग्लोबल कंसर्न अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर पानी गंदा हो जाएगा तो ह्यूमन हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। International cooperation is sought to manage the shared water bodies and ensure sustainable access. अगला क्या है, cooperation is an important component of traditional security. Justify the statement with any 3 argument. तो क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मेन वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस। कोऑपरेशन भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अचीव कर सके। तो एक बार पढ़ते हैं क्या है, कोऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कैन बी जस्टिफाई थ्रू द सेवरल आर्गुमेंट्स। कैसे कि डिटरेंस एंड कलेक्टिव डिफेंस करना है। स्टेट ऑफन फॉर्म अलायंसेज और डिफेंस पैक्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे नाटो और वॉर्सो बने थे। इन दीज एग्रीमेंट एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। These cooperation fundamentally underpins the national and regional security. मेनली ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। अगला क्या है, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी रिसोर्सेज को शेयर करना है। कोऑपरेशन अनेबल्स द स्टेट टू पूल रिसोर्सेज, शेयर इंटेलिजेंस गैदर करना है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है, एंड कोऑर्डिनेट मिलिट्री ऑपरेशन। दिस कैन इन्वॉल्व द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, द शेयरिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड सर्विलेंस डाटा एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री एड, एक दूसरे को मिलिट्री एड प्रोवाइड करानी है। अगला क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, के आपस में ट्रस्ट बिल्डअप करना है। आधे से ज्यादा वोट तो मिसट्रस्ट की वजह से हो जाते हैं कि भरोसा ही नहीं है। Dialogue and cooperation serve as crucial mechanism for managing and resolving potential conflict before they escalate into full-scale war. Through
डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बातचीत से हम करें, हमारे जो एनवॉयज होते हैं, एनवॉयज मतलब राजदूत जो होते हैं, वो बातचीत से चीज़ों को सोल्व करें। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश चैनल फॉर कम्युनिकेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट। अगला क्या है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कोऑपरेशन किसके टर्म्स में पढ़ा है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के टर्म्स में। हमें यहाँ बताना है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंस है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज के थ्रेट्स के लिए। ठीक है, तो आओ इसको ही पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल एंटिटीज to tackle non-traditional threats. Unlike military confrontation, it involves joint efforts to manage issues like poverty, migration and epidemics, यानी बीमारियों के फैल जाने को। Organizations such as UN, WHO, NGO play a key role ensuring resources and strategies are shared globally. Cooperative security is more effective than force, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में मान लो कि पॉवर्टी को हटाना है, माइग्रेशन को हटाना है, तो वहाँ पे हम फोर्स कैसे यूज करके कैसे चीज़ों को सही करेंगे, तो वहाँ पे कोऑपरेशन करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फोस्टरिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ इनसिक्योरिटी। इन एक्सट्रीम केसेस फोर्स में बी यूज एज अ लास्ट रिजोर्ट। क्या फोर्स को लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, क्यों कि जब उसी कंट्री के नेता लोग या उसी कंट्री के पावरफुल अथॉरिटी अपने सिविलियंस को ही मारने लगे तो तब फोर्स को यूज करना पड़ेगा, बट ओनली विद द इंटरनेशनल सैंक्शन टू एंश्योर लेजिटिमेसी एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह कह रहे हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग बाय द चेंज रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो क्या हो गया कि अब ये फोकस ऑन इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट के जो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है उन पे ज़्यादा फोकस हो गया, ग्लोबल टेररिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जबकि कोल्ड वॉर से पहले इसका फोकस क्या था कि आपको सोशलिस्ट इकोनॉमीज को मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में ट्रांसफर करना है और वेस्टर्न आइडियाज़ को प्रमोट करना है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से कहीं पे ह्यूमन क्राइसिस हो रहा है तो उनको सोल्व करना है। डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना है कि भाई हमें डेवलपमेंट तो करना है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि हम आज की ज़रूरतों को तो पूरा करें बट आज की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन ना कर दें। अगला क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट एंड एडवांसिंग द ह्यूमन राइट्स। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से क्या हो रहा है कि आज के टाइम्स के जो चेंज रियलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग यूएन काम कर रहा है। इवेल्युएट द रोल ऑफ आशियान इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के आज के समय में आशियान का क्या रोल है, तो रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड कराता है उस रीजनल कंट्रीज के बीच में, एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी यानी बाकी सारी कंट्रीज को एक फोरम भी प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है कि आप वहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं, अपने इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। अगला क्या है कि एनालाइज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरोपियन यूनियन बीइंग हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको ऐसे पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मेन रीजन क्या होता है, सबसे पहला होता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, फिर आता है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, फिर क्या आएगा, फिर आता है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ठीक है, हम इनको ऐसे मेजर हेडिंग्स में लिख के इनके अंदर भी लिख सकते हैं या हम सिंगल सिंगल पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। इट हैज अ फोरम ऑफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन, वो भी इन इट्स डीलिंग विद द अदर नेशन। द ईयू इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी with a GDP of more than 12 trillion in 2005. Its share of the world trade is 3 times larger than that of United Nations. The EU operates a single market and has shared currency. कौन सी करेंसी है, यूरो, making it one of the largest economies globally. The EU represents its member state in international organizations such as UN and WTO. It is the world's second most important source of space and communication technology. Although NATO remains the primary defense mechanism for many European states, the EU has developed its common security and defense policies for peacekeeping, crisis management and humanitarian missions. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप एक बार रिवाइज कर लें बार बार, और इनकी मेन हेडिंग्स याद कर लें जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।